अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 का मिशन बेस्ट एंड इफेक्टिव लर्निंग ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक वसी रेंज को डिज़ाइन और फ्राहम करना है जो आपके इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की एफिशिएंसी और कारकर्दगी को नेक्स्ट लेवल तक ला सकती है। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है जेनसेट इंस्टॉलेशन कंसिडरेशंस। एक जेनसेट को इंस्टॉल करने के हवाले से जो बुनियादी जिन ज़रूरियात हैं, जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है, किन चीज़ों को आप फोकस करेंगे इंस्टॉलेशन के हवाले से, जिन चीज़ों पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जिन चीज़ों पर आप नहीं कर सकते, वो तमाम बातें मैं आपको डिस्कस करूँगा। क्या बेसिक ज़रूरियात होती हैं एक जेनसेट को इंस्टॉलेशन के हवाले से, क्योंकि जेनसेट की इंस्टॉलेशन के हवाले से बुनियादी जो डिज़ाइन के एसओपीज़ हैं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपके जेनसेट की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन में आल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। हो सकता है कोई वीडियो आपके कैरियर की ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ला सकती है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसा स्किल्स आप सीख सकते हैं इससे जो कि आपके कैरियर की और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जेनसेट की इंस्टॉलेशन के हवाले से कुछ चीज़ों को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे आपकी जेनसेट की एफिशिएंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट हो सकती है। तो आज इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको वो तमाम बुनियादी बातें बताने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा बड़े आसान और सादा अल्फाज में, ताकि आप को इजीली वो चीज़ें समझ आ सकें और आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ है, अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं, इस फील्ड के साथ लिंक्ड हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जेनसेट को इंस्टॉल करने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि जेनसेट की साइजिंग क्या होनी चाहिए। साइजिंग के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बहुत सारे लोग, इवन टेक्निकल लोग भी इग्नोर करते हैं, जिसका इम्पेक्ट ये होता है कि इंस्टॉलेशन के बाद, कमीशनिंग के बाद बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है कि जो कि आपकी जेनसेट की हेल्थ के लिए और आपकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी उस चीज़ के ऊपर खर्च होती रहती है। तो जेनसेट के लिए जो फैक्टर हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके आपकी साइजिंग और कैलकुलेशंस के हवाले से आप चीज़ों को डिसाइड करते हैं, उसके हवाले से ये वो फैक्टर मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जेनसेट की रेटिंग जो है वो सही तरीके से फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको लोड का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको लोड का पता होना चाहिए कि लोड आपका कितना है और किस तरह का लोड है। ठीक है, एक तो लोड की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है आपकी, दूसरा आपके लोड की टाइप्स होती हैं, जैसे नॉन लीनियर लोड और लीनियर लोड, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो बहुत सारे लोग जो लोड कैलकुलेट करते हुए सिर्फ करंट रेटिंग के ऊपर मद्देनज़र रखते हैं, फोकस रखते हैं, वो भी उस प्रोडक्ट या उस इक्विपमेंट की नेम प्लेट के ऊपर जो करंट कैरिंग कैपेसिटी लिखी होती है उसी को कैलकुलेट करते हैं और इस बात को बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि ये लोड लीनियर लोड है या नॉन लीनियर लोड है, क्योंकि आपका जो नॉन लीनियर लोड होता है वो डिफरेंट हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करता है। तो नॉन लीनियर लोड की वजह से आपका जेनसेट जो है वो आपका ओवरलोड हो सकता है। बज़ाहिर तो वो आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही होगा, लेकिन हार्मोनिक्स की वजह से वो जेनसेट जो है वो आपका ओवरलोड हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कुछ कंट्रोलर ऐसे होते हैं कि जो रिएक्टिव पावर की वजह से या पावर फैक्टर लीडिंग की वजह से जेनसेट को स्टॉप करवा देते हैं। बज़ाहिर तो आपका एम्पेयर कम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके हार्मोन्स की वजह से आपकी केबल्स भी गर्म होना शुरू हो जाती हैं और आपका जो ब्रेकर्स हैं और दूसरा इक्विपमेंट है वो भी आपका टेम्परेचर पे जाना शुरू हो जाता है और आपकी जेनसेट की जो इंटरनल वायरिंग होती है उसके लिए भी हार्मफुल होता है। तो इसलिए रेटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जेनसेट का साइज़ जो होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसको प्रॉपर कैलकुलेट किया जाए और उसकी फ्यूचर की जो
लोड रिक्वायरमेंट है, लोड डिमांड है, उसको भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि 1 साल में, 5 साल में, 2 साल में आपका कितना लोड ऐड ऑन हो सकता है और आपका टोटल कनेक्टेड लोड कितना है, रनिंग लोड कितना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इंडक्टिव लोड कितना है, कैपेसिटिव लोड कितना है और रेजिस्टिव लोड कितना है, पावर फैक्टर कितना चल सकता है, ये सारी चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके लोड को डिसाइड करते हैं। जब हम जेनसेट की रेटिंग को फाइनलाइज करते हैं तो इन चीज़ों का प्रॉपर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपका एग्जैक्ट साइज़ कैलकुलेट हो सके। उसके बाद आती है एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन किस तरह की है, एप्लीकेशन के चेंज होने से भी आपका जो लोड, आपने जो जेनसेट की रेटिंग चूज़ की है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। आपकी प्राइम पावर पे चलेगा, स्टैंड बाय पे चलना है या कंटिन्यूस पावर पे चलना है। 3 तरह की एप्लीकेशन होती हैं, तीनों एप्लीकेशन डिफरेंट होती हैं। स्टैंड बाय पावर, प्राइम पावर एंड कंटिन्यूस पावर, तीनों में लोड की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो लोड कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। आईएसओ का एक स्टैंडर्ड होता है 8528 जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है बहुत बेहतर तरीके से। तो इसलिए हमें जेनसेट का साइज़ को सामने रखने से पहले, फाइनलाइज करने से पहले उसकी एप्लीकेशन का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको आईएसओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही फाइनलाइज करना चाहिए, जो कि 8528 डिस्क्राइब करता है आपकी प्राइम रेटिंग, स्टैंड बाय रेटिंग और कंटिन्यूस पावर, जिसमें आप डिफरेंट परसेंटेज लोड को जेनसेट बेयर करता है। जैसे 70% एवरेज लोड होता है और उसमें लिमिटेड आवर्स होते हैं या अनलिमिटेड आवर्स होते हैं, वो आपको एप्लीकेशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद लोकेशन आपकी है, लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लोकेशन आपका जेनसेट को डी रेट भी कर सकती है, जेनसेट की कैपेसिटी को ओवर भी कर सकती है, अंडर साइज भी कर सकती है। सेम कैपेसिटी का जेनसेट डिफरेंट लोकेशन पर आपको डिफरेंट आउटपुट दे सकता है। जैसे ये कि जेनसेट 1 मेगावाट का सेट है, वो डिफरेंट 2 लोकेशन पर वो आपको 800 किलोवाट तक दे सकेगा, एक दूसरी लोकेशन पर वो आपको 900 किलोवाट भी दे सकता है। तो लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ जेनसेट। इसमें आपका रूफ टॉप हो सकता है, आपका बेसमेंट हो सकता है, आपकी कोई ऐसी लोकेशन हो सकती है जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन का मसला हो, जहाँ पर एग्जॉस्ट का मसला हो। तो ये लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके जेनसेट के साइज़ के हवाले से। तो जब भी हम जेनसेट का साइज़ चूज़ करते हैं तो हमें प्रॉपर जो लोकेशन है, जो ओईएम की तरफ से रिकमेंडेड है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें जो लोकेशन डिसाइड करनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, जिसमें एग्जॉस्ट का प्रॉपर जो आपकी इंस्टॉलेशन हो, जिसमें आपकी जो फ्रेश एयर्स की प्रॉपर आपको मिले और आपका जो ऑक्सीजन है वो भी प्रॉपर मिले, आपका जो अल्टीट्यूड है वो भी मैटर करता है इसके ऊपर। आपकी लोकेशन अगर बहुत ज़्यादा अबव द सी लेवल है तो वो डी रेट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका रूफ टॉप के ऊपर है तो वहाँ पे लोकेशन कुछ और होगी, आपका ग्राउंड बेसमेंट में है तो वहाँ पर लोकेशन कुछ और हो सकती है। और ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर आपका जो बिहेवियर है उसका लोड का वो कुछ और हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें लोकेशन के अकॉर्डिंगली हमें ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है लोकेशन कहाँ पर है। यानी जेनसेट का साइज़ निकालने से पहले हमारे पास लोकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है फ्यूल सिलेक्शन। और फ्यूल के हवाले से किस तरह का फ्यूल हमें मिलता है, किस तरह का फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल की फ़िल्ट्रेशन कैसे करनी है, फ्यूल की डिलीवरी के हवाले से, फ्यूल की सप्लाई के हवाले से, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं कि हमें उसी हिसाब से हमारा फ़िल्ट्रेशन जो है, हमारी जो केयर है वो जेनरेटर की फ्यूल के हिसाब से भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जो स्पेसिफिक हो सकता है फ्यूल लाइंस या फ्यूल के सीरीज़ में कुछ फ़िल्टर लगाने पड़े कि फ्यूल की सप्लाई के अकॉर्डिंगली। साइट कंसिडरेशन है आपकी, साइट आपकी किस तरह की है, आपने इंडोर लगाना है, आउटडोर लगाना है, साइट आपकी कहाँ के किस तरह का एरिया, इन्वायरमेंटल एरिया आपका किस तरह का है वो भी मैटर कर रहा होता है। जैसे आपका कोई बहुत ही साल्टी एरिया है, जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ जहाँ माइंस हैं, अगर साल्ट की माइंस हैं या कोल्स की माइंस हैं, वहाँ पर आपका बिहेवियर इंजन के लिए कुछ और होगा, वहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन लेवल कुछ और होगा, वहाँ पर उसका रेटिंग फैक्टर भी इम्पैक्ट आएगा आपके साइट के एनवायरनमेंटल के हिसाब से। जहाँ के साइट अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, साल्ट आपके एटमॉस्फेयर में है, या आपके वहाँ पर टेम्परेचर का इशू है, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, तो ये चीज़ें भी कंसिड्रेशन होती हैं आपके जेनसेट की रेटिंग के हवाले से। सिस्टम वोल्टेज जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपके सिस्टम वोल्टेज कितने हैं, क्योंकि सिस्टम वोल्टेज की वजह से जेनसेट डी रेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड वोल्टेज आपके 400 वोल्टेज हैं
और आपका अगर वोल्टेज लेवल कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ पर उसके वोल्टेज की रिक्वायरमेंट 440 वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल होती हैं ऐसी मोटर्स, ऐसी मशीन जिनकी रिक्वायरमेंट 440 वोल्ट भी होती है या 430 वोल्ट भी हो सकती है, तो आपका वोल्टेज लेवल भी आपके जेनसेट की रेटिंग पे ऊपर इम्पैक्ट ला सकता है। मिसाल के तौर पर अगर जेनसेट 400 वोल्ट आपका जो लोड है 400 वोल्ट के ऊपर ऑपरेटिंग है, तो जेनसेट आपका जो आउटपुट देगा उसके हिसाब से, अगर जेनसेट आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 440 वोल्टेज है, तो आपका जेनसेट डी रेट हो जाएगा, करंट कम हो जाती है। साल के तौर पर 1 मेगावाट का सेट है, अगर उसकी आपकी जो आउटपुट है तकरीबन 1400 एम्पेयर है, तो अगर 440 वोल्ट पर जाएंगे तो वो एम्पेयर आपके कम हो जाएंगे, वो तकरीबन 1300 कुछ एम्पेयर पे चले जाएंगे, यानी एम्पेयर की जो आउटपुट है वो कम हो जाएगी वोल्टेज बढ़ाने से। जब आप उसके एवियर से वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एम्पेयर रेटिंग कम हो जाती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपके सिस्टम वोल्टेज कितने हैं। उसके बाद एक्सेप्टेबल परसेंटेज वोल्टेज डिप और फ्रिक्वेंसी डिप, ये लोड किस तरह का है, कितना लोड आता है आपके जेनसेट के ऊपर, फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज में कितनी डिप आती है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, उसको समझना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपके जो लोड है वो किस तरह का कनेक्टेड है, वो भी डिपेंड करता है, आपका लोड रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, ठीक है। फिर लोड स्टेप सीक्वेंस है, लोड किस तरीके से आता है, एकदम तो नहीं आ जाता, टार्ग लोड कितना है, ये भी मैटर कर रहा होता है। और फ्यूचर नीड, फ्यूचर में कितने परसेंट आपका लोड बढ़ना है या कम होना है, ये सारे फैक्टर जो हैं ये जेनसेट की रेटिंग को डिसाइड करने के लिए, रेटिंग को फाइनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर, क्योंकि मशीन ये बार बार आप परचेज़ नहीं करते, कॉस्टली मशीन भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कैसा है, तो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने इन तमाम फैक्टर्स को प्रॉपर मद्देनज़र रखकर आप अपनी मशीन का जो साइज़ है वो आप फाइनलाइज करते हैं कि आपको इस रेटिंग का जो जेन सेट है वो आपको चाहिए होता है। तो अगर आप इन तमाम फैक्टर्स को प्रॉपर अगर इनको मद्देनज़र रखते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप जेन सेट का रेटिंग जो है डिसाइड करते हैं, तो फ्यूचर में आप बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारे इशू से बच सकते हैं। इंस्टॉलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो जेनसेट की ये, क्योंकि जो ट्रेनिंग का सेशन है इंस्टॉलेशन के हवाले से है, किन चीज़ों के सामने इंस्टॉलेशन के हवाले से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसमें देखें, एक तो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, ठीक है, उसको आपने कंसिडर करना होता है। एक आपका फ्रेश एयर का सिस्टम होता है, उसको आपने कंसिडर करना होता है। फिर आपका फ्यूल का सिस्टम होता है, उसको आपने कंसिडर करना होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर आपका एक लोड का सिस्टम होता है, लोड किस तरह का है। तो एक ये नॉर्मल ओवरव्यू है जिसमें आप देखेंगे कि आपका एग्जॉस्ट जा रहा है, आपका फ्रेश एयर का ही आपको एक ऑप्शन वो चाहिए, आपको क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए उस जगह पर, वहाँ पर रूम में स्पेस कितना है, साइज़ कितना है, वहाँ पर पैनल एटीएस एमएफ पैनल आपने कैसा रखना है, फ्यूल की सप्लाई कैसे देनी है, आपका डे टैंक है, आपका किस तरह का सप्लाई कितनी दूर है, अंदर ही है या बाहर है, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर डिज़ाइन करनी होती हैं। एग्जॉस्ट आपका कितना ऊपर जा रहा है, कितना सलेंसर का जो बैंड है वो कितने हैं, मिनिमम बैंड होने चाहिए, उनका जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके लिए आपका फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका जेनसेट ग्राउंड फ्लोर पे आप लगा सकते हैं, इनडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है, रूफ टॉप के ऊपर भी हो सकता है, डिफरेंट इंस्टॉलेशन है। जैसे आपका अगर ये सेट इस तरह का ओपन आपने आउटडोर आपने रखा है तो आपको कैनोपी सेट है, ये आपका कैनोपी में सेट होना चाहिए ताकि आपका जो वेदर प्रूफ, जो वेदर से इम्पेक्ट आता है वो ना आए। आपने फेंस लगानी है उसके बाउंडिंग में ताकि एक सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ ज़रूरी होती हैं। इसमें डिफरेंट आप जेनसेट के हवाले से इन चीज़ों को आपने जो रूम का साइज़ है वो भी उसकी प्रॉपर भी कैलकुलेशन होती है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप साइज़ को कैलकुलेट करते हैं रूम के हवाले से और क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये एक साइज़, एक साइड व्यू है और एक आपका टॉप ओवरव्यू है। जो आपको जो ऊपर वाली पिक्चर नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, ये टॉप ओवरव्यू है। इस पे आपकी जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ये 0.15 मीटर्स से ज़्यादा जो है ना, ये कम से कम इतनी आपका जो वॉल टू वॉल जो आपकी जो डिस्टेंस है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो
उसके बाद जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है या करेक्टिव मेंटेनेंस है, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि आपका वाल टू वाल इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए एटलीस्ट। इनलेट वाली साइड और आपका जो आउटलेट जो डक्ट होती है अपोजिट सामने आपका डायरेक्शन पे इस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपको जो आउटलेट है जो डक्ट है जो नहीं रेडिएटर वाली जो साइड है उसको फ्रेश एयर मिलने की उसके अपोजिट साइड पे आपको फ्रेश एयर के लिए उसी साइज़ की जिस साइज़ का आपका रेडिएटर है तकरीबन उसी साइज़ की आपकी एक विंडो होनी चाहिए, एक डक्ट होनी चाहिए जहाँ से आपको फ्रेश एयर मिले जो कि उस इंजन साइड से गुजरती हुए रेडिएटर वाली साइड से वो बाहर चली जाती है। तो ये अगर आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो आउटलेट डक्ट है उसके अपोजिट साइड पे इनलेट डक्ट उसी साइज़ का आपको पास हाइट वैल्यू के ऊपर ऑप्शन होनी चाहिए। यहाँ पर आपको फ़ैन भी लगाना पड़ सकता है, अगर आपके जनसेट का साइज़ बड़ा है तो आप वहाँ पर फ़ैन भी लगा सकते हैं जो कि इनलेट डक्ट की साइड पे लगाएंगे जो कि थ्रो देगा आपको फ्रेश एयर की प्रेशर के साथ और वो आउटलेट डक्ट से होता हुआ बाहर चला जाएगा जिससे वो कूलिंग का काम भी करेगा जो कि इंजन के साइडों से कूलिंग का काम भी करेगा और प्लस आपको जो टर्बो चार्जर की जो रिक्वायरमेंट है जो फ्रेश एयर चाहिए उसको ऑक्सीजन चाहिए वो भी वो पूरी करेगा ताकि वो उसकी जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रिकल के हवाले से चीज़ों को देखा जाता है कि आपकी जो केबल्स हैं अंडरग्राउंड जानी है या आपका जो केबल ट्रे के थ्रू जाएंगी कितनी डिस्टेंस बनती है, कितने बेंड बनते हैं, एटीएस पैनल लगाना है, एमएफ पैनल लगाना है, वो कितनी दूर है, सिंक्रोनाइजेशन तो नहीं होनी, सिंक पैनल तो नहीं बनना उसका, ये सारी चीज़ें भी फोकस करना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिकल हवाले से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसके आपका जो कॉस्ट है ओवरऑल उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है, आपकी कॉस्ट जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है इस चीज़ से, कम ज़्यादा हो सकती है। तो आपने कॉस्ट कटिंग की तरफ भी जाना होता है और क्योंकि बेहतर और अच्छी इंस्टॉलेशन एक अच्छा डिज़ाइन इंजीनियर ही कर सकता है। डिज़ाइन इंजीनियर का ये काम होता है कि वो जितनी प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको लेआउट देगा उस हवाले से आपकी उसकी एफिशिएंसी भी डिस्टर्ब नहीं होती, उसकी आउटपुट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता और अननेसेसरी कॉस्ट के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी भी जाएगी और उसकी हेल्थ के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेआउट के हवाले से जनरली चीज़ें जैसे देखनी है आपने कि यहाँ पर जहाँ पे सेट रखना है, नॉइज़ लेवल क्या होना चाहिए, वहाँ पर शोर तो नहीं है, शोर का इशू तो नहीं है आसपास वालों को, आपको कितने डीबी का साउंड चाहिए, आपने कनोपी में रखना है, आपने बगैर कनोपी के रखना है सेट, साउंड लेवल क्या है, आसपास जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ सकता। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाउंडेशन पैड बनना है नहीं बनना, ठीक है, अगर बेस ग्राउंड फ्लोर पर रखना है आपने तो फाउंडेशन पैड आपको बनाना चाहिएगा। अगर आपका आयरन का स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रूफ टॉप के ऊपर रखना है तो रूफ टॉप के ऊपर कहाँ पर वहाँ पर प्रॉपर प्रोविजन भी है या नहीं है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, वो बेरेबल है या नहीं, बिल्डिंग का बोझ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, वहाँ पर जो हमिंग है या नॉइज़ है वो नीचे तो नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आप जनरल जो लेआउट कंसिडरेशन होती हैं वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि ये चीज़ें एक दफ़ा बनाई जाती हैं, ये बार बार आप इनमें अमेंडमेंट कर नहीं सकते। तो जब भी जो इंस्टॉलेशन करने के से पहले जो एक सर्वे इंजीनियर होता है वो इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से इनका जायज़ा लेता है क्योंकि उसके डिसीजन के ऊपर ही आगे आने वाली इंस्टॉलेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है। फाउंडेशन पैड जो है वो आपका कितना होना चाहिए, आरसीसी फाउंडेशन पैड होता है उसका प्रॉपर हम वेट मास निकालते हैं, जितना आपका वेट है इंजन का कितना वेट होता है हमारे पास ड्राई और वेट वेट हमारे पास होता है, उस वेट के अकॉर्डिंगली हम वो फाउंडेशन पैड को डिज़ाइन करते हैं। उसकी थिकनेस और उसकी जो मोटाई है वो हम डिसाइड कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंगली उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साइड प्लानिंग में आप अगर आपका साइड पड़ा हुआ ओपन है जिसमें साउंड सप्रेशन आप लगा सकते हैं, सेफ्टी अलार्म और फायर डिटेक्शन आप लगा सकते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बैरियर्स होते हैं जैसे फिर आप आयरन फिंक्स लगाते हैं ताकि जो गैर मुतलका जो लोग हैं या कोई जानवर है वो वहाँ तक ना पहुँच सके जनसेट तक, वो लगाना ज़रूरी है। ये सेफ्टी प्रोटेक्शंस के लिए ये एक एसओपीज़ होते हैं जिसके लिए ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई हार्मफुल एक्शन हार्मफुल वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो सके।
दूसरे अलार्म और फायर डिटेक्शन के लिए हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि ये फ्यूचर की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे ये एक ओपन सेट है, ये कैनोपीड सेट है, ये आपका आउटडोर सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें एक फाउंडेशन पैड के ऊपर ये सेट रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ से जो पावर केबल जा रही हैं और साथ में आपका जो पैनल, कंट्रोल पैनल है, पावर पैनल है, वहाँ पर आपकी केबल्स आती हैं। ये एक आउटडोर इंस्टॉलेशन हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के हिसाब से। इस डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये 12 इंच जो मिनिमम है, ये गैप आपका होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। माउंटिंग एंकर आपके होने चाहिए जेनसेट को जो लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आपकी इंसुलेशन जो है पैड के अंदर वो आपकी इस तरह होनी चाहिए। शीट मेटल्स आप लगाते हैं, माउंटिंग बेस आप लगाते हैं, ठीक है। इसमें आप रबर पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस पिक्चर से क्लियरली पता चलता है कम से कम ये मिनिमम ये वाली जो डायमेंशन है, ये वाली जो गैप होना ज़रूरी है। टोटल वेट के अकॉर्डिंगली हम जो फाउंडेशन पैड बनाते हैं तो टोटल वेट के अकॉर्डिंगली जो होता है उसके अकॉर्डिंगली हम ये इस्तेमाल करते हैं। फार्मूले से आप ये निकाल सकते हैं जो जो एस बी एल की जो वैल्यू होती है, एस बी एल वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम सॉइल बेरिंग लोड कहते हैं। एस बी एल इस चीज़ का सॉइल बेरिंग लोड, यानी जो फाउंडेशन पैड बनाना है उसके लिए हमारे पास ये फार्मूले से हम ये निकाल लेते हैं। इसमें अगर हम ये एच हाइट होती है आपकी फाउंडेशन की, आई से आपकी लेंथ है, विड्थ है, डेंसिटी है कंक्रीट की, डेंसिटी कंक्रीट की डिफरेंट होती है मटेरियल के हिसाब से, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। टोटल वेट वेट, एक वेट वेट होता है, एक ड्राई वेट होता है। वेट वेट और ड्राई वेट में फ़र्क ये होता है कि वेट वेट जो होता है इसमें इंजन ऑयल भी शामिल होता है, कूलेंट भी शामिल होता है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद जो वेट होता है वो वेट वेट होता है, इसमें इंजन और ऑयल और कूलेंट का वेट डाला होता है। तो इस फार्मूले से आप एस बी एल जो वैल्यू है सॉइल बेरिंग लोड वो कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ा इजीली अपना फाउंडेशन पैड बनाने के लिए। स्प्रिंग आइसोलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं जो डंप करते हैं आपके वाइब्रेशन को। अगर आपने ये रूफ टॉप पे रखा हुआ है तो वहाँ अगर आपकी जो वाल्स में साउंड की आवाज़ आती है या हमिंग या इस तरह की आवाज़ आती है तो आप स्प्रिंग आइसोलेटर से उस साउंड को जो है वो डंप कर सकते हैं। तो ये भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अकॉर्डिंगली आप नीड इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकमेंडेड रूम साइज़ क्या होना चाहिए? रिकमेंडेड रूम साइज़ में आपका एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो इस तरह, एल्टीट्यूड आपका ये होना चाहिए जो जो आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें आपका रेटिंग एयर फ्लो और आपका एयर फ्लो फ्राम, ये सारी चीज़ें आपने जो रिकमेंडेड रूम साइज़ में। अभी मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताता हूँ कि किस साइज़ में आपके 2 जेन सेट या 1 जेन सेट आपका आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इनको डिसाइड करते हैं। बेसिक रूम रिक्वायरमेंट क्या होती है अकॉर्डिंग टू, अगर आप नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के साथ देखें तो 3 to 4 फीट, 1 मीटर टू 1.3 मीटर ऑफ इसराइल स्पेस बिटवीन द लाइव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द 600 वोल्ट लेस, ठीक है। यानी ये एनईसी का स्टैंडर्ड है कि उसका जो गैप है वो आपका 3 से 4 फीट का गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए चारों साइडों पे, जो आपका 600 वोल्ट तक इससे कम वोल्ट पे ऑपरेटेड होते हैं। ये उसके लिए रिक्वायरमेंट है। हमारे जेनसेट भी इसी के अंदर शामिल होते हैं, इसी में आते हैं। तो हमें 3 से 4 फुट का जो गैप है वो लाजमी रखना चाहिए। 3 से 4 फुट का गैप, 4 फुट रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 फुट से कम गैप किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो इस पिक्चर में आपको राइट लेफ्ट और फ्रंट और बैक साइड पे, जैसे कि मैंने बताया कि मिनिमम 3 फीट का गैप हो, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है लेकिन मिनिमम 3 फीट का गैप होना चाहिए, ताकि जो एक एक स्टैंडर्ड भी इसीलिए डिज़ाइन की इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपके फ्यूचर के जो प्रॉब्लम है, जो आपकी मेंटेनेंस है, जो ट्रबल शूटिंग है, वो आपकी इजीली हो सके। स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर जनरेटर सेट, इसमें अगर आप देखें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नेशनल इलेक्ट्रिक जो कोड है उसके अकॉर्डिंगली, और एन एफ पी ए जो है जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, उनके अकॉर्डिंगली ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो एन ई सी आल्सो रिक्वायर्ड द 3 to 4 फीट 1 मीटर टू 1.3 मीटर
Azial space between the electrical components of 600 volt are less depending on the whether the live component are on the both side of the azial. This requirement is even the components are protected by the safety enclosure or the screen. तो ये एक रिक्वायरमेंट है आपकी रूम के हिसाब से, हमने इसी रूम से जाना होता है। अच्छा, अब ये जो मैंने बात की है कि आपका एग्जॉस्ट का सिस्टम जो होता है वो एयर इनटेक का इस तरीके से आपका अपोजिट साइड पे, जिस साइड पे आपने जो रेडिएटर की जो डक्ट लगाई होती है, जो एयर आउटलेट का फ्लो होता है आपका, उसके बिल्कुल अपोजिट वाली साइड पे नहीं, जिस साइड पे आपका अल्टरनेटर होता है उस साइड पे आपकी फ्रेश एयर की इनटेक होना लाजमी है, उसी साइज़ की, जिस साइज़ का आपकी आउटलेट की डक्ट है उससे बड़ी हो या तकरीबन उतना ही साइज़ हो, उससे कम साइज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो 4x4 का है तो आपका एयर इनलेट का जो डक्ट है, जो विंडो होगी, वो भी 4x4 की होनी चाहिए। 4x6 तो हो सकती है लेकिन 4x3 नहीं होनी चाहिए, उसका साइज़ उससे बराबर हो या उससे बड़ा हो, कम ना हो। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इस डायग्राम को देखें तो ये एक टॉप ओवरव्यू है, जहाँ से आप अगर देख सकते हैं कि जो जेनसेट का जो एग्जॉस्ट है वो ऊपर नज़र आ रहा है, जो डक्ट है एयर इनलेट की, और एक रूम के अंदर ये साइज पड़ा हुआ है, केबल ट्रंच भी आपको नज़र आ रही है, डक्टिंग भी आपको नज़र आ रही है, और वॉल वगैरह से आपको ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर एक ड्राइंग बनाई गई है सिंगल सेट के लिए। ठीक है, जिसमें आपका एटीएस पैनल भी आप डिसाइड करते हैं कहाँ पर आपका लगा हुआ है, कॉर्नर पे आपने लगाया हुआ है, और आपका ट्रांससेव केबल्स होती हैं वहाँ पर पैनल पे जाती हैं। ये उसी रूम का साइड व्यू बन जाता है, जिस पे आपको पहले वो ओवरव्यू ऊपर से नज़र आ रहा था व्यू, अभी आपका साइड व्यू है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपका जो डक्ट है, जो एयर फ्लो का जो आउटलेट जा रही है, उसका साइज जो कि जी है, ठीक है, और जो के है, ठीक है, ये आपका एयर फ्लो है, के का साइज जी के साइज से बड़ा होना चाहिए, या बड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट के और जी का साइज सेम होना चाहिए, छोटा ना हो। यानी के का साइज जी से कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा होगा तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर का इशू जाएगा, आपकी जनरेटर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, कम लोड के ऊपर वो ट्रिप होना शुरू हो जाएगा, और उसके और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपके जेनसेट की इंस्टॉलेशन के हवाले से, अगर आपने इनडोर उसको जेनसेट को इंस्टॉल करना है तो। ठीक है, इसलिए आपका एग्जॉस्ट सिस्टम जो है उसमें भी जो बैंड है वो आपके मिनिमम बैंड होने चाहिए, और ज़्यादा उसमें जो एंगल है वो भी इस तरह का ना हो कि रेजिस्टेंस ना हो, ताकि बैक प्रेशर ना बन सके उसका। इस विंडो में देखें तो आपके सामने कुछ साइज दिए हुए हैं जेनसेट की रेटिंग के हिसाब से। जब प्राइम रेटिंग में देखें तो ये 500 केवी तक की रेटिंग है, जिसमें रूम डायमेंशन है, रिकमेंडेड रूम डायमेंशन आपकी ये साइज़ होना चाहिए, जैसे आप 500 में ये एंड पे देख रहे हैं आपका, ये 500 का ये साइज़ आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें सेट बैक डी, ठीक है, ये आपकी वो जो पीछे मैंने आपको वैल्यूज़ बताई थी आपको, ये मैंने ये वाली वैल्यूज़ जो बताई थी, ये जे आपका के है और जी है। ठीक है, तो ये वैल्यू के और जी की वैल्यू यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली वैल्यूज़ इस हिसाब से है कि क्या जो साइज़ है वो आपका बड़ा ही साइज़ होना चाहिए। तो ये 500, अगर लास्ट में देखें तो 500 केवी की अगर मैं बात करूँ तो 500 केवी की ये रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, ये आपकी ए बी सी डी तमाम चीज़ें हैं जो आपकी इनलेट लोअर उसको डिफाइन कर रही हैं। आउटलेट लोअर का साइज़ आपका डिफाइंड हो रहा है इस विंडो में। अपलिफ्ट का साइज़, एग्जास्ट का साइज़ आपका देखा जा रहा है, एग्जास्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, सेट बैक का साइज़, केबल ट्रंच की जो पोजीशन है वो उसका साइज़ है, ये तमाम साइज़ एक रिकमेंडेड साइज़ होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से इनको फॉलो कर सकते हैं, इस हिसाब से आप अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आपके जेनसेट की इंस्टॉलेशन के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो वैल्यूज़ हैं, ये आपकी जेनसेट की एफिशिएंसी और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा जी, रूम माउंटेड जनरेटर सेट इनक्लोज एंड रूफ माउंटेड। अच्छा, इसमें अगर आपने रूफ टॉप के ऊपर सेट रखने हैं तो वो एक आइडियल लोकेशन होती है, उसमें
जो इनडोर के हवाले से जो हम रूम में सेट रखते हैं उस हवाले से एक आइडियल लोकेशन होती है कि वहाँ पर आपको एग्जॉस्ट का मसला नहीं होता, वहाँ पर आपको फ्रेश एयर का मसला नहीं होता, ऑक्सीजन का मसला नहीं होता। ठीक है, तो वो एक साइड अच्छी लोकेशन होती है, आप रूफ टॉप पे रख सकते हैं सेट, कनोपीड में रखे जाते हैं मोस्टली तौर पर सेट। लेकिन उसमें दूसरे कुछ इश्यूज हैं वो, क्योंकि हर इंस्टॉलेशन के हवाले से कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। तो रूफ टॉप पे रखने का एक हैवीली एक्सपेंस आता है, जेन सेट को बहुत ऊपर ले जाने के लिए हैवीली क्रेन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप ये देखें, बेनिफिट क्या हो सकते हैं रूफ टॉप में, नो एयर फ्लो प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंसिव डक्ट वर्क नहीं होता, लेंथी एग्जॉस्ट रन नहीं होता, नो नॉइज प्रॉब्लम होता है, स्पेस लिमिटेशन प्रॉब्लम्स आपके नहीं है, ये बेनिफिट मिलेंगे आपको। नुकसानात क्या हैं, रूफ स्ट्रक्चर में हैव टू बी, रूफ स्ट्रक्चर का मसला बन सकता है, वो वेट उठा सकता है नहीं उठा सकता, वीक है या नहीं है। तो फ्यूचर में जेनसेट रनिंग में लोड कुछ और होता है, उसका वेट बढ़ जाता है जब जेनसेट मशीन चलती है, मूवेबल मशीन होती है, मूविंग पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, इंजन भी इसके अंदर मूविंग पार्ट है, अल्टरनेटर के अंदर भी मूविंग पार्ट्स हैं। प्लानिंग परमिशन रिक्वायर्ड है, लॉन्गर केबल रन, वो लंबी केबल्स चाहिए आपको, लिमिटेड फ्यूल स्टोरेज है, ऊपर रखने का खर्चा होता है बहुत ज़्यादा क्रेन की मदद से, फिर कभी आपने मेंटेनेंस करनी है तो कोई पार्ट्स आपको चेंज करना पड़ता है, तो वो भी अगर हेड है या ब्लॉक है या अल्टरनेटर है तो वो आपको नीचे लाना पड़ेगा, उसके लिए हैवी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे ऊपर नीचे लाने के लिए। तो ये एक उसके डिसएडवांटेजेस हैं, बाकी बेनिफिट्स भी हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। इंडोर इंस्टॉलेशन में अगर आप देखें तो इस पिक्चर में आप देखें, रूम वेंटिलेशन फॉर इंडोर जनरेटर ऑपरेशन, डेडिकेटेड जनरेटर रूम होना चाहिए, फायर रेटिंग द रूम कंस्ट्रक्शन, वर्किंग स्पेस होना चाहिए, टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम, वेंटिलेशन इन्वॉल्व द लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर, इंजन एग्जॉस्ट, लोड बैंक कनेक्शन और सर्विस एक्सेस। ये चीज़ें आपकी ज़रूरी होती हैं जब आप इंडोर में जेनसेट इंस्टॉल करते हैं। तो ये एक और पिक्चर है, इससे आपको और इजीली चीज़ें सामने आती हैं। आपकी एयर इनलेट है, आपकी एसी पावर की वायरिंग जा रही है अल्टरनेटर से होते हुए, आपका बैच जो एग्जॉस्ट है वो 90 डिग्री एल्बो पे जा रहा है, ठीक है, उसका साइज़ भी आपने कम नहीं करना, ठीक है। आपका सलेंसर है वॉल पर जा रहा है, फ्लेक्सिबल सिलेक्शन है, एयर आउटलेट डक्ट बनाई हुई है आपने और एयर से इनलेट्स होती हुई, ये एक नॉर्मल सा एक व्यू है जेनसेट का जो कि हम चीज़ों को इस तरीके से डिसाइड करते हैं। उसके अलावा अर्थिंग और ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शंस के हवाले से आपकी मशीन के लिए। इसमें आपका इक्विपमेंट प्रोटेक्शन है और आपका ह्यूमन प्रोटेक्शन है। मशीन की अपनी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होती है और इंसानी प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मी तौर पर छोटे जेनसेट के लिए आप 100 to 100 kV तक के दो अर्थ पिट बनाते हैं सेपरेटली, एक न्यूट्रल को सेपरेटली अर्थ किया जाता है, इंजन बॉडी को सेपरेटली अर्थ किया जाता है, ठीक है। जेनसेट बड़ा हो, अगर ये जैसे ये पिक्चर में जेनसेट बड़े जेनसेट है, 1 मेगावाट का सेट है, तो इसके लिए आप कम से कम 4 अर्थ पिट बनाएंगे। 6 बना लें तो और अच्छी बात है, लेकिन कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो आप 4 अर्थ पिट एक जेनसेट के लिए बनाएंगे, दो न्यूट्रल के लिए और 2 अर्थ पिट इंजन बॉडी के लिए, और चारों अर्थ पिट का जो गैप है वो कम से कम 10 फीट का गैप उन अर्थ पिट के दरमियान होना चाहिए। तो ये प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अर्थिंग के बगैर जेनसेट तो चल जाएगा, आपको लोड भी देगा, लेकिन कभी अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आती है तो फिर आपके लिए सेफ्टी उसके अंदर ऑप्शन नहीं होगी, तो वो फिर आपकी मशीन भी डैमेज हो सकती है और आपका ह्यूमन लॉस भी हो सकता है किसी वजह से आपका अगर अल्टरनेटर की न्यूट्रल में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई फेज में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई सर्जी स्पाइक्स वगैरह आते हैं, कोई लाइटनिंग वगैरह का इशू होता है, तो ये तमाम प्रोटेक्शन आपकी अर्थिंग और ग्राउंडिंग से होती है। क्योंकि यहाँ पर एक आपको स्टेप बना होता है, पॉइंट बना होता है अर्थिंग का केबल का कनेक्ट करने के लिए, ग्रीन केबल आप कनेक्ट करते हैं अर्थिंग के हवाले से, हर ये बॉडी अर्थिंग हुई हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी इंस्टॉलेशन के हवाले से ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित हुई होंगी।
मोर एवर इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट हो, आपकी कुछ समझ नहीं आई, आप कुछ मज़ीद पूछना चाहते हैं इंस्टॉलेशन के हवाले से, कमीशनिंग के हवाले से, या उससे रिलेटेड ट्रबल शूटिंग के हवाले से, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी झिझक के, आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिप्लाई किया जाएगा। हमारा मकसद यही है कि आपकी बेस्ट मैक्सिमम लर्निंग हो, क्योंकि लर्निंग ही इंसान को यूनिक बनाती है। जो नॉलेज है वही कॉन्फिडेंस होता है। आप अपनी स्किल्स की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे ही ग्रूम कर सकते हैं। अगर आपने वाकई तरक्की करनी है, अगर आपने वाकई अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना है जहाँ पर आप हर कोई बंदा नहीं पहुँच सकता, तो उसके लिए वाहिद रास्ता यही है, ग्रूमिंग, अपग्रेडेशन, लर्निंग, नॉलेज और ट्रेनिंग्स। यही चीज़ें हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करती हैं, आपको आपको यूनिक बनाती हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।